आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। असम में तबाही ले आई बारिश, 78 लोगों की मौत। दिल्ली में 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर एलजी ने लगाई रोक, बीजेपी और आप में क्रेडिट लेने की होड़। नेपाल से उत्तराखंड तक भारी बारिश बनी आफत। नीट यूजी परीक्षा पर आज सुनवाई, कोर्ट के फैसले पर टिकी 24 लाख निगाहें। नरेंद्र मोदी का रूस दौरा पश्चिम के लिए क्या मायने। ईरान में पेजेश्कियान की ताजपोशी से भारत को फायदा या नुकसान। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में सड़कें जाम, हमास के बदले रुख से नेतन्याहू सरकार पर बढ़ा दबाव। बजट में सैलरीड क्लास की होगी मौज। वीकेंड पर तूफान लेकर आए कल की इस सुपरहिट फिल्म को पछाड़ बना नया रिकॉर्ड। क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करने वाले हैं कुलदीप यादव, खुद बताया प्लान। असम भीषण बाढ़ की चपेट में है। असम के 29 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य भर में कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी आज मणिपुर दौरे पर हैं। मणिपुर जाते समय राहुल असम के कछार जिले के सिलचर में कुंभीग्राम एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहाँ से राहुल लखीमपुर में बाढ़ राहत शिविर जाएंगे और वहां रह रहे लोगों से उनका हाल जानेंगे। यहां से राहुल मणिपुर के जिब्रीबाम पहुंचेंगे। सूत्रों ने बताया है कि इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान के कारण अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 8 और लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया है कि अंतरिम उपाय के तौर पर उन 5000 शिक्षकों के तबादले के आदेश स्थगित रखे जाएं जो 10 साल से अधिक समय से एक ही स्कूल में तैनात हैं। यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के नेताओं और शिक्षकों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा सक्सेना से उनके कार्यकाल में मुलाकात के बाद लिया गया है। भाजपा ने शिक्षकों के तबादले के मनमाने फैसले के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि आप नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल के निर्देश का स्वागत करते हुए इसे दिल्ली वासियों की जीत बताया और सामूहिक तबादले के आदेश के पीछे भाजपा की साजिश का आरोप लगाया। मॉनसून की बारिश पहाड़ों पर कहर बरपा रही है। यूपी बिहार में सैलाब का संकट गहराने लगा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे के जिलों में खेत घर डूबने लगे हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर से बाढ़ की तस्वीरें आ रही हैं। बिहार के बगहा और नौगछिया में नदी किनारों को डुबो रही है। उत्तराखंड से नेपाल तक हाल बेहाल है। यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। यूपी के श्रावस्ती में कई जगहों पर नदियों के जलस्तर बढ़ने से खेत में काम कर रही 12 महिलाओं और उनके बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चंबोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद है। यहां सड़क का आधा हिस्सा बारिश और लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ चुका है। रास्ते में गाड़ियों की कतार है और लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करें तो यहां के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। धनौल्टी मसूरी मार्ग कफलानी के पास बारिश के कारण बंद हो गया है। कुमाऊं क्षेत्र के साथ चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों से घिरी नीट यूजी का भविष्य क्या होगा, यह तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तय होगा। लेकिन इस सुनवाई पर देश के करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें जरूर टिकी होंगी जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रखा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे विवाद को लेकर अब तक करीब 38 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। इनमें ज्यादातर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली है, जबकि 1-2 याचिका परीक्षा को न रद्द करने की मांग वाली भी है। ऐसे में अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। नीट यूजी की यह परीक्षा 5 मई को हुई थी, जबकि रिजल्ट 4 जून को घोषित हुआ था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जो जानकारी मिली है उसमें नीट यूजी से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ करेगी।
शुक्रवार को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात पर यूरोपीय नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे समय में जब यूरोपीय देश गंभीरता से यूक्रेन को सैन्य और दूसरी सहायता देने में लगे हुए हैं, किसी भी यूरोपीय नेता के रूस दौरे को विश्वासघात के तौर पर देखा जा सकता है। हंगरी को अक्सर ही यूरोप में एक अलग मुल्क के तौर पर भी देखा जाता है और ओरबान को कई लोग तानाशाह भी मानते हैं। हालांकि अभी तक पश्चिमी देशों के नेताओं ने मोदी की इस यात्रा के बारे में खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन गुरुवार को भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि उनका देश रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए मिलकर काम करने के बारे में भारत के साथ लगातार संपर्क में है। बीता सप्ताह ब्रिटेन और ईरान में सत्ता परिवर्तन का था। कियर स्टार्मर ने यूके इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल की। वहीं रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेश्कियान के रूप में ईरान को नया राष्ट्रपति मिल गया। पेजेश्कियान ने कट्टरपंथी सईद जलील को हराकर चुनाव जीता है। मई में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद ईरान के राष्ट्रपति का पद खाली था। 69 साल के कार्डियक सर्जन पेजेश्कियान ने शनिवार को ईरान की आवाम से आगे मुश्किल राह पर उनका साथ देने की अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ईरान के लोग चुनाव खत्म हो चुके हैं और यह हमारे मिलकर काम करने की शुरुआत है। आगे की राह मुश्किल है, यह सिर्फ आपके सहयोग, सहानुभूति और विश्वास से ही आसान हो सकती है। बीते 9 महीने से गाजा में बंधक बने इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए रविवार को इजरायल के कई शहरों, राजमार्गों को जाम कर दिया गया है। बंधकों के रिश्तेदार और अन्य लोग सरकार से गाजा में युद्ध विराम लागू कर बंधकों की अविलंब रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमास ने शनिवार को गाजा में अस्थायी युद्ध विराम की मांग छोड़कर और अमेरिकी शांति प्रस्ताव स्वीकार कर इजरायल सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब गाजा में युद्ध विराम करने और 100 से ज्यादा बंधक नागरिकों को रिहा करने की जिम्मेदारी इजरायल सरकार पर है। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजरायली शहर पर हमला कर वहां लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और सैकड़ों अन्य को घायल कर दिया था। इसके बाद से करीब 250 लोगों को अगवा कर गाजा ले गए थे। मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले पूर्ण बजट में से व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। इस बार का बजट मिडिल क्लास को फोकस करने वाला होने की उम्मीद है। इस बार के बजट में उम्मीद है कि सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पेंशन योजना मेंबर को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। इस बार के बजट में एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट लिमिट को बढ़ाकर 12% किया जा सकता है। मौजूदा समय में 10% है। एनपीएस में निवेश कर इनकम टैक्स की ओल्ड रेजिम के तहत कटौती का फायदा मिल सकता है। यह बुढ़ापे में सुरक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सेविंग स्कीम है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रेगुलेट किया जाता है। पिछले कुछ साल फिल्मी दुनिया के लिए बहुत मंदे साबित हुए हैं। गिनी चुनी फिल्मों को छोड़कर ज्यादातर मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल रहा। हालांकि साल 2023 में सिनेमा का सूखा थोड़ा बहुत कम हुआ था, जब 2024 में कल्कि 2898 एडी बॉक्स ऑफिस पर बाहर लेकर आई है। भले ही फाइटर, शैतान और मुंजा जैसी फिल्मों ने अच्छा कमाया, लेकिन कल्कि ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 27 जून को सिनेमाघरों पर आई कल्कि का निर्देशन नाग अश्विन ने किया है। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नाग अश्विन को इंडस्ट्री में आए सिर्फ 8 साल हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लेटेस्ट मूवी कल्कि से दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। हर कोई उनके निर्देशन की तारीफ कर रहा है और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बता सकते हैं कि दर्शकों को यह मूवी कितनी पसंद आ रही है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत का जश्न देश भर में जोरों पर है। दिल्ली और मुंबई में सेलिब्रेशन के बाद खिलाड़ियों का अब उनके होम टाउन में स्वागत हो रहा है। भारत को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले कुलदीप यादव का भी कानपुर में जोरदार स्वागत हुआ। स्टार स्पिनर कुलदीप के घर पहुंचते ही उनकी शादी की चर्चा भी शुरू हो गई है। खबरें थी कि कुलदीप यादव बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी कर सकते हैं, लेकिन स्टार स्पिनर ने इसे खारिज कर दिया है। 29 साल के कुलदीप यादव ने एक
निजी चैनल से बातचीत में साफ किया है कि वो किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि आपको जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन यह कोई अभिनेत्री नहीं होगी। जरूरी बात यह है कि जो भी हो वह मेरे और परिवार की देखभाल करे। चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में 10 विकेट झटके थे। उन्होंने ये विकेट सिर्फ 5 मैच में लिए हैं। कुलदीप यादव को टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था। उन्हें प्लेइंग 11 में तभी जगह मिली जब भारत सुपर 8 में पहुंच गया।